उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर शाहिद साहब का, डॉक्टर खालिद भट्टी साहब का, फिर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साहब, डॉक्टर मुख्तार साहब, बाकी सीनियर अहबाब हैं। बहुत सारे लोगों को मैं चेहरे जानता हूँ, सोशल मीडिया में मैं इनको देखता रहता हूँ। तो आप सब लोगों को मैं दिल की था गहराइयों से मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए, तशरीफ़ लाए, और उम्मीद है आप लोग एक पेशेंस से सुनेंगे। आज का जो सेशन है वो इंशाल्लाह मैं कोई रेगुलर तकरीर वाला सेशन नहीं होगा, कोशिश करेंगे कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, लर्निंग जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट हो। जो मुझे 10 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए ऑलमोस्ट, जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस करता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो जो प्रैक्टिकल लर्निंग रही मेरी, मैं उस पर ज़्यादा बात करूँगा रादर दैन थ्योरेटिकल चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथी इन चिल्ड्रन केसेस। बच्चों के केसेस में होम्योपैथी क्या कर सकती है, क्या करती रही है, और हम आइंदा भी इससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। सवाल यह है कि बच्चे क्यों इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम आज का टॉपिक देखते हैं तो क्यों बच्चे ही हमने टॉपिक ये चुना। पाकिस्तान की रिसेंट जो मरदमशुमारी हुई उसके मुताबिक 40% बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। 11 करोड़ से ज़्यादा ये पॉपुलेशन है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। और अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि हमारे क्लिनिक्स पे कितने हैं जो बच्चे डेली विज़िट करते हैं, जिनको हम ट्रीट करते हैं, मेरा गालिब गुमान है कि शायद बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं होगी, कुछ लोगों की होगी। अगर नहीं है तो आज हम थोड़ी इनसाइट इसको देंगे कि हम ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अपना कंट्रीब्यूशन या रोल प्ले कैसे कर सकते हैं। पुराने वक्त की बात है कि लोग 2 कबीले थे, वो पहाड़ पे रहते थे। एक कबीला पहाड़ के नीचे रहता था और दूसरा कबीला पहाड़ के ऊपर रहता था। उनका आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो जो ऊपर वाले कबीला था वो लड़ते झगड़ते नीचे आए और नीचे से एक बच्चा उठा के ऊपर ले गए। अब जो कबीले के जो नीचे वाले लोग थे वो सारे इकट्ठे हुए, वो सोच विचार कर रहे हैं कि हम कैसे जाएं, बच्चा वापस कैसे लेके आएँ, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम ये करते हैं। सुबह से लड़ाई हुई, शाम हो गई, तो वेट करते रहे तो नहीं हुआ। शाम को उन्होंने देखा कि कोई ना पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो वो सारे बड़े तज्जुब में आए सारे लोग। उन्होंने कहा कि ये कौन हो सकता है। तो जैसे जैसे करीब आया तो वो बच्चे की माँ थी, वो बच्चा लेके वापस आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि हम तो सोच रहे थे हम बच्चा लेके आते। उन्होंने कहा आप बच्चा ला भी नहीं सकते थे क्योंकि ये बच्चा आपका बच्चा था भी नहीं, तो आप लोग नहीं जा सकते थे। आज का हम, क्योंकि अगर डॉक्टर एज अ डॉक्टर अपनी बात करते हैं, तो अगर हम वो फील पैदा ना कर सकें, बच्चे की पेन को अपनी पेन फील ना कर सकें, तो डॉक्टर साहब हम ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट हो भी नहीं सकते। आज जो हम बच्चों के हवाले से, बच्चों की बहुत सारी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसे कह लें, बच्चों के करैक्टरिस्टिक डिफरेंट होती हैं और बच्चे कुछ खुश मिजाज हैं, कुछ लड़ाके हैं, कुछ किस तरह के हैं। तो ये एक हमारे लिए होम्योपैथिक डॉक्टर को समझना बड़ा ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका लेआउट मैं बताऊँ हम करेंगे कि आज पूरे सेशन में, एक तो पहले नंबर पे हम देखेंगे कि बच्चों की जो हिस्ट्री टेकिंग है वो बड़ों से डिफरेंट होती है, वो कैसे डिफरेंट होती है और उसमें मुख्तलिफ होता क्या है, आज हम उस पर बात करेंगे। फिर उस हिस्ट्री से केसेस कैसे हम हल कर सकते हैं, हम उस पर जाएंगे। मैं अपने केसेस, क्योर्ड केसेस आपको बताऊंगा। फिर बहुत सारे क्लिनिकल हिंट्स जो आप सब लोगों के लिए जो वेरीफाइड होंगे, ऑथेंटिक होंगे, बहुत सारे मैं आप लोगों के लिए मतलब आपकी डिश में रख के आपको बताऊंगा ये चीज़ें इस तरह से हम ट्रैक लेके चल सकते हैं। इस आज के सेशन की एक और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो एक हमारा 4th पार्ट है, वो है प्रोफेशनलिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर आज मुझे टाइम मिला मैं इस पर थोड़ी बात करूं। इसका बहुत फुकदान है हमारे लोगों को इस पर। दुनिया किधर जा रही है, ग्लोबलाइजेशन हो गई, पेशेंट सब क्या सोचते हैं और डॉक्टर की अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है, ये जो इतना बड़ा गैप है, मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि दुनिया किधर जा रही है और हम किधर खड़े हैं, हम क्या करें कि हम इसको मीट कर सकें। लास्ट पे हम इसको कंक्लूड कर देंगे। ये भी पुराने वक्तों की बात है मैं वैसे इतना पुराना नहीं हूँ खालिद साहब। अच्छा, ये पुराने वक्तों में ना अक्सर ऐसा होता था कि जो बादशाह होते थे उनकी बहुत सारी वो उनकी जितनी भी चीज़ें थी वो अक्सर अगर अपनी राय से कुछ करते थे तो वो कोई विजडम शेयर करने की कोशिश करते थे,
कुछ सबक दें लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बादशाह ने ये किया, उसने कुछ लोगों को बुलाया, उसने कहा कि वो दरख्त के अंदर मैंने एक परिंदा रखा है, उसकी आंख में कौन है जो तीर से निशाना लगाएगा। बहुत सारे लोग आए, पहला बंदा जैसे ही आया तो उन्होंने कहा कि उसने निशाना साधने की कोशिश की। उसने बादशाह ने उसके करीब खड़ा हो गया, उसने पूछा कि आपको क्या नज़र आ रहा है। उसने कहा बादशाह मुझे आप नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत, इतना जाहो जलाल है आपका। तो बादशाह ने ना उसका कमान को उसे कहा, उसके बाजू से पकड़ा, उसे कहा आप साइड पे हो जाए, अब निशाना नहीं लगाएंगे। दूसरा बंदा आया, उसने कहा आपको क्या नज़र आ रहा है। बादशाह ने सेम सवाल किया। उसने कहा देखे कितनी खूबसूरत वादी है, हवा देखें कितनी प्यारी है, कितनी ठंडी हवा है। बादशाह ने उसे भी पकड़ा और उसे भी साइड पे कर दी। तीसरा बंदा आया, उसने कहा कि बादशाह ने सेम सवाल रिपीट किया कि आपको क्या नज़र आ रहा है। उसने कहा बादशाह मुझे परिंदे की आंख नज़र आ रही है। उसने कहा फिर भी, उसने कहा मुझे कुछ और नहीं नज़र आ रहा, मुझे सिर्फ परिंदे की आंख नज़र आ रही है। बादशाह ने कहा निशाना लगाओ, और उसने सही निशाना लगाया। सवाल का मकसद ये है कि हमारा अगर फोकस क्लैरिटी से नहीं होगा डॉक्टर साहब, हम प्रैक्टिस कर नहीं सकते। बिल्कुल ये 100% चीज़ है कि, और इससे भी आगे वाला अगर क्वेश्चन करूं कि अगर हम बच्चों को देखते हैं तो हमारा ये भी तो होना चाहिए, हमारा फोकस होना कहाँ पे चाहिए। देखिए अगर मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करते हैं, वो डायरेक्ट पैथोलॉजी में जाएंगे, सिम्टम देखेंगे। अगर हम बच्चों की बात करते हैं, हमने बात की कि हम एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, तो बेस पे तो नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद ये था कि जो मैंने स्टोरी बताई उसका मकसद ये था कि हमारा अगर फोकस क्लैरिटी से नहीं है तो डॉक्टर साहब हम प्रैक्टिस उस तरह से नहीं कर सकते। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों की हिस्ट्री टेकिंग भी डिफरेंट है, उस पर किस तरह से किस जगह पे फोकस करेंगे। हम बच्चों के केसेस में 3 जगह है जो फोकस करने वाली होती है। एक तो बच्चा खुद है जिस पे हम फोकस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 बच्चे की माँ या उसका अटेंडेंट जो भी है, माँ बाप, उसके टीचर्स। तीसरे नंबर पे डॉक्टर खुद। बड़ा कोई एडल्ट आता है तो उसमें 2 ही पिलर हैं, डॉक्टर है और वो खुद बता देगा, डॉक्टर ऑब्जर्व कर लेगा। लेकिन बच्चों के मामले में ऐसा नहीं है। ये सबसे पहला जो बड़ा पिलर है वो ये है कि हम पहले बच्चे को देखें, उसके बाद हम उसके साथ साथ उसकी वालदा को और डॉक्टर को। बच्चे बहुत ज्यादा प्योर होते हैं, बच्चे सिंपल है। बच्चे को भूख लगी है, बच्चे ने रोना है तो रोएगा। बच्चे के पेट में दर्द हो रही है, उसने हाँ करना वो करेगा, उसको कोई परवाह नहीं। बच्चे नेचर के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। आप सबको जान के शायद बड़ी हैरानगी हो कि बच्चों की प्रैक्टिस बड़ी आसान। तो मैं उठा, इतने फोन कॉल्स, बार बार बेल्स, तो मैं उठा, मैंने कहा खैर हो। तो कहता है एक बंदे को मैंने कॉल उठाई, वो कहता अपनी फेसबुक तो देखे, उनकी बेगम सो रही थी, उनकी बच्ची ने सारी पकड़ के अम्मा की सारी तस्वीरें चढ़ा दी फेसबुक पे। तो बच्चों से थोड़ा बच के भी रहना चाहिए। देखिए होम्योपैथी को ना हम 2 वर्ड बहुत ज्यादा इसके कंसेप्टिवली बोलते हैं कि होम्योपैथी साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है और आर्ट कैसे है, कोई बताएगा होम्योपैथी को हम साइंस और आर्ट डिफरेंट क्यों करते हैं? कोई अपनी इनपुट दे, साइंस कैसे है होम्योपैथी और आर्ट कैसे है? जी डॉक्टर साहब। साइंस इसलिए कि वो एक इल्म है, एक जानदारों पे काम कर रहे हैं। आर्ट इसलिए कि इसको सीखने की ज़रूरत है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, एक दूसरे से मुशावरत नहीं करेंगे, पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये भी एक आर्ट है जो कि हम पेशेंट से अक्सर कम्युनिकेशन में मिस्टेक कर जाते हैं। अगर ये आर्ट हम सीख लेते हैं तो इससे कामयाबी मिल जाती है उसकी वजह से। तो इस हिसाब से एक आर्ट कहना इसको ज़रूरी है कि जब तक हम इसमें कामयाबी नहीं करेंगे तो ये कामयाबी का कोई चांस नहीं है। ये डॉक्टर साहब की ग्रैपिंग कह रहे हैं, उन्होंने बताया तो सही ना यार। मैं चाहता यही हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि हम मैं इधर से एक वन वे बस दाबड़ तो हमले ही होते रहे। जब से होम्योपैथी का आगाज़ हुआ इस पर बहुत सारी डिबेट्स होती रही। मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल सादा कर दूँ, लहदा बिल्कुल। ऐसे 2 लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोलते जाते रहे कि होम्योपैथी साइंस है या आर्ट है। साइंस इसलिए है, ये राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन का कॉन्सेप्ट किसी को आइडिया है? हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन।
जो लेफ्ट ब्रेन है हमारा वो लॉजिकल होता है, वो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ये लेफ्ट साइडेड है, ये लॉजिकल है, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो हमारा राइट साइडेड है वो हमारा आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड को ज़ाहिर करता है। ये जितने आर्टिस्टिक लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग बनाई, इनका ये वाला आर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट ब्रेन। और जितने लोग ये मैथमेटिशियन बहुत सारे लॉजिकल काम करते हैं, ये साइंटिफिक माइंडेड के लोग होते हैं, ये बेसिकली लेफ्ट साइडेड होते हैं। होम्योपैथी लेफ्ट साइडेड अगर हम बात करते हैं पैथोलॉजी की तो वो है साइंस। डॉक्टर साहब मैं रोक के ये बात कह रहा हूँ, दो चीज़ें हैं। अगर हम साइंस की बात करते हैं, साइंस का मतलब है पैथोलॉजी। अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो ये जो कुछ हम करते हैं ये आर्ट करते हैं कि आपको पसीना कितना आता है, भूख कैसी है। हम एक आर्टिस्टिक अप्रोच से देखते हैं कि ये इंसान दूसरे सारे इंसानों से कैसे, वो आर्ट है। पैथोलॉजी इस तरह से है, हमने एक सेट ऑफ सिम्टम देखा कि हमने कहा कि जलन होती है, गले तक आती है, हमने कहा इसको गर्ड है, एक डिजीज़ का नाम दे दिया। हमने कहा राइट क्वाड्रेंट में पेन है तो हम उसको कह दिए ये अपेंडिसाइट। बुखार की हमने देखा कि इस तरह का बुखार हो, ये टाइफाइड। ये सारी पैथोलॉजी है और ये सारी सेम होती हैं। हमारे पास भी जब पेशेंट आता है, 10 पेशेंट भी पैथोलॉजी लेके आएंगे तो वो यहाँ पे फॉल करेगा, वो सेम होगी ना। सबको यूटीआई या सब मेरे पास आ रही होगी, लेकिन हम होम्योपैथिकली ये दोनों राइट लेफ्ट ब्रेन को कंबाइन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मैंने कहा आपको बताऊं। हमने जिस तरह बात की कि हमारे बच्चों के केसेस की कि 3 पिलर हैं, एक बच्चा खुद है, दूसरा उसकी माँ और तीसरा डॉक्टर। हम पहले पिलर के पहले पार्ट पे हैं कि बच्चे की जब हिस्ट्री लेते हैं तो बच्चा खुद बहुत इम्पोर्टेंट है। जब बच्चा आता है तो बच्चा खुद भी, अगर उसको पेन हो रही है, कान में दर्द हो रही है, छोटा भी बच्चा होगा चंद दिनों का भी, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे हाथ करेगा, कोई ऐसे ऐसे पेट पे ऐसे ऐसे, छोटा बच्चा। तो उसको भी देखना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। या डॉक्टर डायरेक्ट अपनी साइड से देखेगा या माँ की आंख से देखेगा। अच्छा, बच्चे को जो भी मसला होगा हमें तो इसी तरह ही समझ आता है, आबा तबा ही बोलते हैं बजा, तो हमें और कुछ नहीं समझ आता। ये माँ ही होती है जो इसको समझती है। और बच्चे की जो कुछ भी होगा उसकी एक ही लैंग्वेज उसे आती है, भाई बस मैंने रोना है, जो मर्जी कर लो। उसको भूख लगी है उसने रोना है, उसको कोई पेन हो रही है उसने रोना है, उसको वो डर गया है रोना है, उसको कोई कुछ दुनिया का मसला हुआ है उसने रोना है। और इवन हमारी अगर रेपर्टरीज में देखते हैं तो रोने की भी हमने बड़ी डिफरेंट चीज़ें देखी कि रोने के पैटर्न को हम बात कर रहे थे कि जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक बच्चा खुद, एक माँ और एक डॉक्टर। हम अभी पहले हिस्से पे हैं कि बच्चे को कोई मसला होगा, बच्चे की जो, अगर छोटा बच्चा है तो उसकी एक ही लैंग्वेज है, वो रोना है। वो हर तरह से रोएगा। कहीं उसको आधी रात को, अक्सर आपको कोई, जो लोग आप में से कितने लोग हैं जो बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं या बच्चे उनके पास कॉमनली रहते हैं? ख़वातीन तो ये माशाल्लाह, लेडी डॉक्टर से मानो कि इनके पास ज़्यादा है बच्चे। बच्चों के केस में बच्चा आधी रात को करता है, उसके पेट में दर्द हो रही है, ये क्या है? क्रैम्प्स है उसके पेट में, क्रैम्प्स। वैसे एक टिप बताऊं, अगर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हो ना तो हमारी मैगफास्ट 6x में देंगे मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम डिप्लीट होता है। मैग्नीशियम फौरी तौर पे पेन को, एक तो मसल रिलैक्सेंट है, पेन को रिलीफ करता है। आप छोटे बच्चों को उनको कह दें कि चंद टिक्कियाँ वो रख लें, मैग्नीशियम फॉस्फेट देंगे, बड़ा इमीडिएट इफेक्ट आता है। बच्चे से जो कुछ चाहिए था वो मिल गया, इसलिए आता है कि डॉक्टर को क्या समझ आई। अच्छा, ये एक ऐसा सवाल है, अगर हम सारे लोग आज की सेशन में सिर्फ एक क्वेश्चन साथ ले जाए हिस्ट्री के लिए, तो डॉक्टर साहब हमारी सारी प्रैक्टिस में एक मेजर शिफ्ट आ सकता है। वो ये है कि जब भी आपने पेशेंट देखा, आपने डायरेक्ट देखा, आपने इनडायरेक्ट देखा, आपने माँ से पूछा, टीचर से पूछा, आपने रुक के ये देखना कि आपको क्या समझ। ये जो रुकना है, ये रुक के आप अपने आप से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या समझ आई, ये बच्चा क्या है। बच्चा बड़ा कोई भी
क्या समझ आई है ये बंदा। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ। मेरे डॉक्टर गौरंग है, मैंने एक दफा उनको केस दिखाया ऑनलाइन, तो मैं साथ बैठ वीडियो कंसल्टेशन उन्होंने की। सारा केस लेने के बाद वो मरीज की सारी हिस्ट्रियां लेते रहे। तो डॉक्टर साहब ने एंड पे मुझसे पूछा, मैं आराम से बैठा था, मैंने कहा उस्ताद कहते शुएब आपको क्या लगता है ये मरीज क्या है, आपको क्या समझ आई इसकी बात से? मैं बिल्कुल ब्लैंक, मुझे क्या पता, मेरा तो ख्याल था ये सांप लगे हैं, ये खुद ही कर लेंगे, ये टीचर। लेकिन ये क्वेश्चन हर जगह आपको पूछना चाहिए अपने आप से, रुक के कि मुझे क्या समझ आई, बच्चा एक्टिव है, डल है, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को कोई मसला है, बच्चे को कोई भी होगा, तो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लीड करेगा। हमने ऑब्जर्वेशन की बात की, हमने 3 चीजें बात की कि हमने डॉक्टर के सामने कैसा होता है, फिर पेरेंट्स के सामने, बच्चा खुद कैसा है। मेरे पास जितने भी केस आते हैं मैं उसको 3 जगहों पे, अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि हमने इंफॉर्मेशन ले ली बच्चे से, माँ से, डॉक्टर ने खुद भी, तो मैं 3 जगह पे 3 बॉक्सेस हैं जिसमें मैं डालता हूँ। पहला बॉक्स है साइंस वाला, पैथोलॉजी वाला। दूसरा बॉक्स है ये राइट ब्रेन वाला, इंडिविजुअलिटी वाला। और तीसरा बॉक्स है जनरलिटीज वाला। पैथोलॉजी का ये है कि जब भी कोई पेशेंट आया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि इसको क्या मसला है। अगर आपको नहीं पता कि इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है और आपको सिर्फ ये लगता है कि जो वोमिटिंग आ रही है तो दही जाए, एपीगाग दही जाए, वो देखे ना, वो कहे कि जी वो बच्चा था कल बर्गर खाया है, कुछ वो खाया है, तो आप इसको पहले मजीद इनटेक रोकेंगे कि बॉडी में बहुत कैपेसिटी वो बाहर फेंक रही है। तो मैनेजमेंट जरूरी है, पैथोलॉजी को जानना बेहद जरूरी है। दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन, जो आज तक आप सारा कुछ करते आए हैं, जो हम मरीज की मुख्तलिफ किस्म की हिस्ट्री लेते हैं, हम पैथोलॉजी के अजाफी चीज लेते हैं जिसको इनफरादियत कहते हैं। आज भी हम इनफरादियत पे बात करेंगे। और जनरलिटीज का बॉक्स इसलिए है कि मुझे कुछ भी पैथोलॉजी समझ आ गई किसी भी पेशेंट की, डॉक्टर साहब उसके बाद मैंने उसकी इनफरादी हिस्ट्री ली, मैं नेक्स्ट ये देखता हूँ कि ये जो बंदा है एक्चुअल में इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि इसका थर्मल रिलेशनशिप कैसा है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, इसको व्हाटएवर कोई भी चीज है, तो हम उसको देखते हैं। मैं मजीद बताता हूँ, पैथोलॉजी में हम प्रेजेंट चलते हैं कि पेशेंट किस कंप्लेंट हमारे पास आया है, उसको फिर वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन किया, लैब किया, डायग्नोसिस किया। मैं सिर्फ पैथोलॉजी के जिम्मे में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर दूं, ये जानना आप सब डॉक्टर्स के लिए बेहद जरूरी है कि पेशेंट आपके पास क्यों आया। हमारे पास पेशेंट आता है, डॉक्टर साहब बच्चा जिद बड़ी कर रहा है, डॉक्टर साहब शुरू यहाँ से करते हैं, और क्या मसला, पेट में भी दर्द होती है और बस सांस का भी मसला होता है। डॉक्टर साहब हो सकता है इन तीनों की वजह से वो हमारे पास ना आया, उसने कोई और वजह हो सकता है उसे यूरिन की इन्फेक्शन हो। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, बच्चा जिद तो भाई जब से पैदा हुआ 6 साल से कर रहा है ना, आपके पास क्यों आया? जिद मेडिसिन नहीं दे, फटाफट दे देनी, जिद कह दिया उसने तो हम के फटाफट जिद वाली दवाइयां इसको दे दे। पहले ना अपने रुक के हमने पूरा पक्का करना है कि एक्चुअल में हमारे पास क्यों आया है, कौन सी पैथोलॉजी है, क्योंकि जो मेडिसिन हम सोल्यूशन देंगे वो इस मसले को हल करने की अहलियत होनी चाहिए। हम जेनेरिक काम नहीं कर सकते। फिर दूसरा हमने बात की कि जो भी हमारे पास केस आएगा, पैथोलॉजी हमने आइडेंटिफाई कर ली, हम अगले लेवल पे चले जाते हैं। ये थोड़ी सी चीजें थ्योरेटिकल हैं, ये नॉलेजेबल हैं, ये बेस है बेसिकली, इसलिए शायद आप बोर ना होते हो, लेकिन ये जरूरी है। अच्छा, जो इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं, किसी भी इंसान की इनफरादियत को देखना, ये जितने हमने देखा, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटीज, कंकॉमिटेंट्स, उसका मिजाज कैसा है, साइंस क्या है, काजेशन क्या हुई, क्या हुआ कि आप मेरे पास आ गए, वो डॉक्टर साहब रात बच्चे ने आधी रात को कोई ठंडी बोतल पी ली थी तो गला खराब हो गया। अब गला खराब जो हुआ वो इधर पैथोलॉजी में आ गया, जो ठंडी काजेशन थी वो इधर आ गई इस बॉक्स में। इसकी बेस पे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। फिर जनरलिटीज में मैं ये देखूं कि पेशेंट की भूख कैसी है, प्यास कैसी है, नींद कैसी है, थर्मली पेशेंट चिल्ली है, हॉट है। डॉक्टर साहब अगर मैं एक बात बताऊं, ये पैथोलॉजी तो एलोपैथिक वाले भी यही करते हैं ना, वो इधर से डायरेक्ट मेडिसिन तक चले जाते हैं। हम ये इंडिविजुअलाइजेशन जो है ना, हमारा सबसे कोर वो यहाँ पे है, इनफरादियत पे। आप जितनी अप्रोचेस देख लें, आप प्रेफरल वजाइकर की देख लें, आप कोई पोलैरिटी एनालिसिस देख लें, आप कोई रिपेट्राइजेशन देख लें,
जितनी अप्रोचेस देखें वो इस मरीज को समझने के लिए, आसानी करने के लिए कोई ना कोई ड्रॉ की गई है। अगर हम पैराफिल बजाकर की बात करते हैं तो पेशेंट देखेंगे डल है, एक्टिव है, थर्स्टी है, थर्स्टलेस है, व्हाटएवर कुछ भी है वो इसमें आता है। बोर हो रहे हैं मेरे। अच्छा, मैंने एक जगह ये सुना था कि अमेरिका शायद सेकंड नंबर पे जो डेथ है वो डॉक्टर की मिस्टेक से होती है। सबसे ज्यादा उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर ज्यादा है वहां पे, और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज्यादा जो डेथ है डॉक्टर की गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से होती है। मैं एक बात सुनाता हूँ। हमारे घर के करीब एक डॉक्टर साहब हैं। मेरे एक दोस्त ने एक दफा मुझे कॉल की, उसने कहा कि यार शुएब मेरे ना गुर्दे में बहुत सीवियर पेन है। तो कहा, मैंने कहा मैं इधर हूँ ही नहीं। कहता को बंदा भेज, मेरे टीका लगवा दे, तेरी मेहरबानी, मेरी दर्द नहीं रुक रही, मैं मार रहा हूँ। मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, मैंने कहा यार वो मेरा दोस्त है तो आप उसके घर जाकर उसको टीका लगा दें। उन्होंने कहा ठीक है। वो घर गए तो 2-3 कमरे सारी बात अलग ही। तो उसको सामने में ना डॉक्टर साहब को उसके अब्बा जी नजर आ गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी ਤੁਹਾਡੇ दर्द होंगी। उन्होंने कोई पूछा नहीं दर्द गुर्दे में किधर। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਡੇ दर्द नहीं, हाँ जी वो मेरे भी गोडे दुखदे। उन्होंने एक टीका इधर लगाया किधर लगाया, बोल 10-15 मिनट दोस्त का फिर फोन आ गया, तू वही है तू। मैंने कहा यार वो डॉक्टर साहब कह रहे मैं टीका लगाया। वो बाद में पता चला वो गलती से उनके अब्बू को लगाया। अच्छा, उससे ज्यादा मजे की बात क्या हुई, शाम को वो सारे इकट्ठे हो गए, अब्बू ਨੂੰ टीके लाए होते पैसे कितने देने। तो डॉक्टर की मिस्टेक जो है ना, ये हमें भी देखना होता है कि हमारी कोई ऐसी मिस्टेक्स ना हो। देखिए डॉक्टर साहब, एक चीज का ख्याल लाजमी रखना बड़ा जरूरी है कि हमारी कम मिलनी का खमियाजा या हमारे पेशेंट ना भुगते। बहुत सीरियस बात है कि हमारी कम इल्मी का खमियाजा हमारे पेशेंट्स ना भुगतें, उनको ना भुगतना पड़े। डॉक्टर को समझ नहीं है, डॉक्टर जल्दी में थे, फोन पे लगे हुए थे, डॉक्टर को घर में को काम था तो उन्होंने कहा फटाफट दे दे। अच्छा चलो मेरी बात करवा दो। डॉक्टर साहब ये थोड़े से ना, ये कल को मतलब ये फेयर चीज नहीं है हमारी प्रैक्टिस में। थोड़ा सा पेशेंट अगर थोड़ा टाइम दे दें, ज्यादा कोशिश करें खुद उसको उस पे जाने। डॉक्टर साहब ये एक पहला मेरा केस है, अभी हम केसेस पे चलते हैं। एक बच्चा है, उसको 8 महीने का ये बच्चा था, इसको इंग्वाइनल हर्निया था, और उन्होंने मुझे बताया कि जब मैंने हिस्ट्री ली उन्होंने कहा ये बाय बर्थ है और साइड ये राइट साइडेड है। और जब हिस्ट्री ली तो ये एक सिंपल सा केस था। उन्होंने मुझे कहा कि केस है। डॉक्टर साहब ये केस है, आप लोग क्या करते हैं? हर्निया के केस में क्या करते हैं? लेफ्ट साइड पे अगर है तो वो लक्ष्मी का काम करती है, राइट साइड पे जबरदस्त। और केओटी है मेरे ठीक है माशाल्लाह। और इसके अलावा डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करें यार आप। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब आपकी बात से एग्री करता हूँ, दी मैंने भी इसे लाइकोपोडियम, बट मैं ऐसे देखिए मेरा एक केस लाइको से ठीक हो गया तो मैं सब केसेस को लाइको नहीं देता। मैं जस्टिफाई जरूर करता हूँ कि यार एक्चुअल में हमारे पास कोई पैमाना जरूर होना चाहिए कि हमें भी समझ आए कि हम कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। वो पैमाना क्या हो सकता है? वो अप्रोचेज हो सकती है। आप किसी दुनिया की अप्रोच को फॉलो कर लें, मेरी एक रादरना एक सजेशन है, आप किसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, पैराफिल वजाइका समझ आता है, फाटक समझ आता है, आपको पोलैरिटी समझ आती है, अप्रोच पे जाए। जेनेरिक अपने माइंड पे प्रैक्टिस करनी ना थोड़ी सी कम कर दें कि मुझे ये सब यही मेमोरी पे मैंने किसी जगह पे पढ़ा हुआ था, या किसी एक डॉक्टर साहब ने बताया राइट साइड ये दे देते हैं, लेफ्ट साइड होती है। इस तरह प्रैक्टिस करेंगे डॉक्टर साहब, आप लंबा प्रैक्टिस ज्यादा देर तक खेल नहीं सकेंगे, पिच पे ज्यादा देर नहीं रहेंगे। थोड़ी देर बाद आप सैचुरेट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर वही है, वो एक डॉक्टर साहब बताते थे, कहते कि एक होम्योपैथी डॉक्टर के पास में गया तो उन्होंने बाहर क्लिनिक का बोर्ड लिखा तो साथ ये भी लिखा हुआ था कि लोड भी अवेलेबल। रोजगार चलाने के लिए फिर आपको कोई और भी मामला जरूर करने पड़ता है। अच्छा, ये दिखाना ये चाहता हूँ, ये जब पहले दिन बच्चा आया तो ये हालत थी, ये 15 दिन के बाद ये आफ्टर 1 मंथ। ये होम्योपैथी है डॉक्टर साहब। होम्योपैथी इतना अच्छा काम कर सकती है, ये सिर्फ 1 महीने का दे। जस्टिफाई मैंने ये किया कि मैंने इसको रेपर्टरी में लेके गया, मैंने कहा कि इंग्वाइनल हर्निया है। अब इसमें भी 16 मेडिसिन है डॉक्टर साहब,
अब 16 में से कोई औखी बात है, हमने कहा कि राइट साइड का कॉन्जेनिटल बाय बर्थ है, बाद में नहीं हुआ कि बाद में कैसे। सेकंड केस, ये एक बच्चा मेरे पास, ये भी केस मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर साहब मैं एक आपको सादा एक बात बताऊं, अब सारे लोग भी डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, मैं भी हूं। हम जितने भी हैं ना, हम सारे इम्परफेक्ट लोग हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। मैं भी नहीं हूं ना, आप है ना, कोई भी नहीं हो सकता। इवन हनीमन भी नहीं थे, कोई भी नहीं हो सकता। बस आप में और मैंने में फर्क ये कि मैं अपने फेलियर आपको बता सकता हूँ। मैं इतनी थोड़ी जरूरत कर लेता हूँ, हाँ यार फेल हो गए थे। एक बच्चा था, इसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ मोशन थे, बहुत सीवियर किस्म की। बच्चा डिहाइड्रेशन में चला गया। उसकी वालदा ने बताया, उसने कहा डॉक्टर साहब मैं बैठी हुई थी करीब, मेरा बेटा बेड पे था, अचानक ऐसा हुआ इसने बहुत बड़ी उल्टी की, सो गया। मैंने कहा कुछ बेहतर हो, कोई मसला। थोड़ी देर बाद बच्चा थोड़ा सा हिला, एक बड़ा सारा मोशन किया, फिर सो गया, नींद आ रही थी। तो उसका बच्चा फिर थोड़ा सा वो हो गया कि मुझे उठा लें, उसका दिल करता था। अब मैंने क्या बात की थी डॉक्टर साहब, आपको दोबारा बता रहा हूँ, हम साइंस की पैथोलॉजी की बात नहीं कर रहे, हम पैथोलॉजी की ये क्लास नहीं है। ये है इनफरादियत कैसे हम कर सकते हैं, किस तरह पेशेंट क्या क्या चीज़ें बताता है तो हम उसको किस तरह मॉडिफाई करते हैं केस के साथ साथ। ये केस था डॉक्टर साहब, अगर ये आप लोगों के पास केस है, हम क्या करेंगे? केस मैंने आपको बताया। जी लेडी डॉक्टर सिमान, हमारे पास गैस्ट्रोएंटेराइटिस का केस आ जाए, बच्चा है, उल्टियाँ मोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम जनरली तौर पे क्या करते हैं? एपिकाक, वेल डन। और आप भी बच्चों पे आपने बताया था काम करती हैं। सर उसको बैक करें। जी बैक करें। बैक कर ले। वेरेट्रम एल्बम, वेरी गुड। और कैमोमिला, कैरी डिजायर, कैमोमिला। और डॉक्टर साहब आप लोगों को एक बात बताऊं, सब लोगों ने अच्छी रेमेडीज बताई, एपिकाक भी, ये भी यूज होती है, वेरेट्रम भी। आपको मैं एक बात बताऊं, होम्योपैथी ना एक साइंस है। साइंस इस तरह से है कि हर जो भी मेडिसिन है वो एक कोई ना कोई केमिकल है, कोई उसकी प्रॉपर्टीज है, उसका कोई खास काम है, वो करने पे कादिर है। सब कुछ नहीं करता। एक्वोनाइट दे दें तो सब पुराने से पुराना फालज ठीक हो जाएगा, कान बहता है तो पल्सटीला दे दें, पुराने से 30 साल पुराना भी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें पैदा की उसके कोई ना कोई करैक्टर है, करैक्टर्स हैं, तो हमने किताबों में भी उसी करैक्टर्स को ऐसे करके लिखा है। हमने बाहर से देखना है, इसको ये चाहिए तो ये देंगे, ये चाहिए तो ये देंगे, ये चाहिए तो ये देंगे। वेरेट्रम एल्बम डॉक्टर साहब वहाँ देंगे जहाँ वेरेट्रम एल्बम ज़रूरी होगी, उसके करैक्टर्स होंगे। अब सिर्फ कैरी डिज़ायर हमने देखा ये कैमोमिला का साइंस है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमोमिला का ही साइन है। कैरी डिजायर बच्चों को कि मुझे उठा लें, कैमोमिला का एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर है, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कैमोमिला में ही है और किसी में नहीं है, और रेमेडीज भी हैं। यही तो अप्रोच आपको सीधा करती है ना, अप्रोच बताती है कि ये एक करैक्टर लिया है तो कोई एक दो करैक्टर और भी मिलाए, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको फनल से ऊपर आपको क्लोज लेके जाती है। डॉक्टर साहब वही काम किया जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया। मैंने नेक्सोमिका पहले दी, पेशेंट ठीक नहीं हुआ, उसकी वालदा ने बताया नहीं फर्क नहीं। मैंने कहा मुझे लगता है इसने कुछ ऐसी उल्टी सीधी कोई चीज़ खा ली होगी, एक और नया तुक्का लगाया आर्सेनिकम, फिर कहा कि बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, उल्टियाँ मोशन, चाइना देते हैं, फिर वेरेट्रम एल्बम, कैम्फर, पोडो, जो कुछ समझ आया, जो एक एक सिम्टम पे हमें समझ आती है, तो हम प्रैक्टिस नॉर्मली तो जनरली इसी तरह करते हैं। एक करैक्टर मिल गया तो हम फाइनल कर देते हैं, पक्का ठोक देंगे अभी। ये सारी मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर साहब फेल हो गया, पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो गया, उसे हॉस्पिटल ले गए, ड्रिप श्रिप लगी। उसकी वालदा ने कहा डॉक्टर साहब ड्रिपें भी लग गई हैं मेरे बेटे को, वो फ्लूइड रिप्लेसमेंट की है बट नॉर्मल नहीं हुआ। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है बेबी उसका दिल करता है मैं उसको उठा ही रखूँ, वो सो ही जा रहा है मेरे हाथ में, सो ही जा रहा है। डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर साहब फिर आती है अप्रोच, वो आपको सीधा करती है, वो आपको रास्ता दिखाती है कि अगर हम कहीं पे सैचुरेट हो जाते हैं, फंस जाते हैं,
करना ये चाहिए, कोशिश करें कि किसी अप्रोच को फॉलो कर लें। मैं क्योंकि रेपर्टरीज को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फाटक को, कंप्लीट को, पोलैरिटी, मैं डिफरेंट अप्रोचेज यूज़ करता हूँ, लेकिन आपको जो समझ आती है उसमें थोड़ी मास्टरी हासिल कर लें। डॉक्टर साहब, मैंने पहली दफ़ा किसी बच्चे को एंटम टार्ट दी थी। ये देखें कि कैरी डिज़ायर वीकनेस फ्रॉम, बच्चा इतना वीक है उसका दिल कर रहा है। और जो एंटम टार्ट का उसके बाद मुझे समझ आई, जो सबसे स्ट्रॉन्ग करेक्टर है स्लीपीनेस, नींद आई जाना, नींद का गलबा। कैरी डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, बस उठाई रखें। स्लीपीनेस डायरिया ड्यूरिंग, स्लीपीनेस वॉमिटिंग ड्यूरिंग, वीकनेस एक्सट्रीम कर दी। एंटम टार्ट 200 मैंने प्रिस्क्राइब की, तो उसकी वालदा ने कहा डॉक्टर साहब ये 1 घंटे बाद तकरीबन उसकी वालदा ने कहा मेरा बेटा ना खुद ही डॉक्टर साहब उठा है। वो उस वक्त ना कोई उसके टाइम था, कोई ईद का, बड़ी ईद का, कोई जानवरों वगैरह का। उसने कहा अभी अपने पापा के साथ बाहर गया है, उसने ऐसे उठ के ना थोड़ी कमज़ोरी इंप्रूव हुई। बच्चा सारी बात है ठीक होने में 6, 8, 10 घंटे, 24 घंटे तो लगेंगे, बट वो सडन जैसे एग्जैक्ट रेमेडी मिली, बच्चा उस फेज से निकल आया, कमज़ोरी ठीक, चीज़ें ठीक, बच्चा अपने नॉर्मल अपने पैटर्न पे आ गया। फेल हम सारे भी हो सकते हैं डॉक्टर साहब, बस थोड़ी ग्रेस से फेल हो ना, थोड़ी मेहनत करके फेल हो। ये थोड़ी बस हर एंग्जाइटी वाले को हमने कहा आर्सेनिक हम देनी है, नहीं दी, फेल हो गए बस। नहीं, फेल हो तो पता लगे कि यार मैंने एफर्ट की है, अब तो दुख ही कोई नहीं है, फेल हो जाए पास हो जाए मैटर ही नहीं करता, अपना पूरी जान लगाइए बस। वो एंड अच्छा, इस केस की अगर बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, एक तो रेपर्टरी जो है ना वो हमारा होराइजन बड़ा करती है। हम रूटीन वाली रेमेडी, जिस तरह मैंने भी वही काम किया जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया, आपने बताया, हम शुरू में सारे ऐसे ही करते हैं यार, सारे इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता चलना सीखते हैं, पहले दिन कोई भी कुछ नहीं होता। एग्जैक्ट एक्सप्रेशन जो पेशेंट का है ना, आपको क्या देखना है, एग्जैक्ट पेशेंट का क्या है। पेशेंट का, उसकी वालदा ने कहा डॉक्टर साहब कितनी रेमेडीज है हमारे, पैथोलॉजी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो और स्लीपीनेस हो, साथ में नींद का गलबा हो, अब जाके देखिएगा। ये है फिर आपको एग्जैक्टनेस, मजा यहाँ पे आता है प्रैक्टिस का। फिर अगर हम प्रेफल विजाइकर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि एक्टिविटी डिक्रीज इंक्रीज वाला उनका चैप्टर है, कुछ लोग शायद यूज करते हो। उन्होंने 3 रेमेडीज बताई हैं जिनमें नींद का गलबा होता है, एक एंटम टार्ट, एक नक्स मॉस्काटा, एक ओपियम। बाद में जब एक दफा फेल होने के बाद में बंदे को चीजें थोड़ी ज्यादा समझ आने लग जाती हैं। मुझे समझ आया कि फिर इस तरह से हो सकता था। आज के सेशन का पर्पस ये है कि हम आपको मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं। जिस तरह का भी केस आएगा आपने उसको कुक कैसे करना है, कैसे लेके चलना है, कहाँ से हंट करना है, क्या क्या देखना है। ये थोड़े से केसेस आपको सिर्फ आइडियाज दे देंगे। डॉक्टर साहब ये आइडिया एक बीज की मानद होता है कि आप उसको घर ले जाएं। अगर आपने उसको अपनी मिट्टी में डाल दिया वो दरख्त बन सकता है, अगर आपने फेंक दिया तो वो ज़ाया हो सकता है। सिर्फ पर्पस ये है इस सेशन का एक कि आपको डिफरेंट इनसाइट बताई जाए कि मुख्तलिफ केसेस हम किस तरह लेके चलते हैं। मैंने बताया एक बच्चा 6 माह का, उसको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द थी, बहुत सीवियर पेन थी। उसकी वालदा ने एक बात बताई, मैंने कहा हुआ क्या था? उसने कहा मेरे बेटे को शहद चटाया था, शहद दिया था, उसके बाद पेट में दर्द है। डॉक्टर साहब हम क्या करें अगर इस तरह का बंदा आ जाए, हमें काजे उसकी पैथोलॉजी मिल गई, एब्डोमिनल पेन है, सीवियर क्रैम्प्स हो रहे हैं, वजह मिल गई, काजेशन एक ही वजह है कि शहद लिया था। डॉक्टर साहब क्या करेंगे, कोई है आइडिया? हाँ जी, एपस, अच्छा अच्छा, और अच्छा अर्जेंटम नाइट्रिकम कैसे कर सकते? हाँ मीठा, अच्छा, और पल्स्टीला। डॉक्टर साहब बहुत सारी चीज़ें जिस तरह मुख्तलिफ रेमेडीज़, इन्होंने कम अज़ कम क्लोज कुछ सोचा कि अगर शहद है तो हम एपस से ही दे दें, या उन्होंने बताया कि हम पल्स्टीला दे दें। कुछ भी ना बताते तो मैंने वैसे थोड़ी देर पहले आपको मैग्नीशियम फास्ट बताई थी। अच्छा यहाँ पे आपको मैं 2 चीज़ें बताऊंगा। मैग्नीशियम फास्ट जहाँ पे भी क्रैम्प्स ऑफ दे सकते हैं, नंबर 1, लेकिन यहाँ पे क्रैम्प्स के साथ साथ क्लियर डिफाइंड हमारे पास वजह है तो हम वो रेमेडी देंगे
जो उस काजेशन को रिमूव कर दे, वो है डॉक्टर साहब नेट्रम कार्ब। सीवियर पेन है, वायलेंट, और शहद के साथ है मैग्नीशियम। अच्छा, इस केस में क्या, होम्योपैथी ना इतनी ब्रॉडर साइंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही अप्रोच है। आपने नेट्रम कार्ब भी, आप मैग्नीशियम फास्ट भी हम यहाँ पे देते, पेशेंट रिलीव कर जाता। बट हमें अगर एग्जैक्टनेस पैथोलॉजिकली उसकी एक सिम्टम डेवलप हुई है जिसे कहते हैं कि पेशेंट की खास, तो एग्जैक्ट पोटेंटाइज रेमेडी दे, ठग से असर करेगी। सर नेट्रम कार्ब ही क्यों? हाँ जी, नेट्रम कार्ब ही क्यों? नेट्रम कार्ब बार बार ये वेरीफाइड हुई है रेपर्टरी में है कि ये अगर कॉलिक हो शहद खाने की वजह से, पेट में दर्द हो शहद खाने की वजह से, तो उसकी नेट्रम कार्ब मेडिसिन किसी मटेरियल से भी साबित है या? अच्छा, ये मैं एक बात बताऊं, जो रेपर्टरी में चीज आती है वो मैं और आप किसी रेपर्टरी में कोई चीज ले दे नहीं कर सकते। अच्छा, होता क्या है, जो हमारे रेपर्टरी कैसे बनती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, या तो ऐसा होगा कि हमें ड्यूरिंग प्रूविंग को सिम्टम मिल गई, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, प्रूविंग नहीं थी तो हमने क्या किया कि क्लिनिकली वेरीफाइड हो गई। आप पल्सटीला देते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन में सारे लोग देते हैं, वो किसी प्रूविंग में तो कोई, जब प्रूविंग कर रहे थे तो तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्लिनिकली बार बार वेरीफाइड हुई तो हम सारे लोग ही देते हैं। तो नेट्रम कार्ब हो सकता है ये उसकी मटीरिया मेडिका देखेंगे तो वहाँ पे भी आ जाएगी, नहीं तो क्लिनिकली बार डॉक्टर्स ने देखा तो वो, और ये डॉक्टर भी कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर फाटक ने लिखा, ये फाटक की रेपर्टरी है, डॉक्टर फाटक ने देखा, आप इसे फायदा ले सकते हैं। अच्छा, आप में से किसी को पता है ये कौन सी कहावत है? आप लोग बोर बहुत होते हैं यार, लगता है। ये कहते हैं, मैंने भी जिंदगी में पहली दफा सुनी थी, इसे कहते हैं यक न शुद्ध दो शुद्ध। ये शायद पर्शियन एक कहावत है। मैंने ना नया साइकिल चलाना सीखा, तो ऐसे साइकिल पे जा रहा था तो एक बाबा जी ने रोका, वाह, कहते हैं यार मुझे भी आगे ले लो। मैंने कहा ठीक है, खिदमत खलक का जज्बा तो कूट के भरा। मैंने कहा बैठे। वो मुझे इसलिए कह रहे थे लिफ्ट लेना साइकिल पे, वो ना लगड़ा के चल रहे थे। मैंने कहा ठीक है आ जाए। मैं आगे गया, थोड़ा सा आगे जाके एक गधा रेडी जा रही थी, मैंने उसमें ठोका जाके। तो उनकी पहले एक टांग को मसला था, फिर वो दूसरी, फिर बैठ ही गए। फिर उन्होंने मुझे जिंदगी में पहली दफा कहा, बेटा यक न शुद्ध दो शुद्ध। मैंने कहा आगे छोड़ा हूँ, आगे छोड़ करते नहीं। डॉक्टर साहब, ये हम अक्सर कहते हैं, बच्चे आते हैं हमारे चेहरे पे, इसको इम्पेटिगो कहते हैं, ये जो चेहरे पे साड़ निकल आया है। ये केस था 1 हफ्ते के दौरान, मतलब ये आप देखेंगे ये उसकी बिफोर ये इस तरह से था, विद इन अ वीक कितनी जल्दी ये रिमूव हुआ। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आप लोग होते तो आप लोग क्या करते? डॉक्टर साहब, ये ऐसा मैं बार आप लोगों के पास इसलिए आता हूँ, मैं वहाँ पे खड़ा हो गए वो जेल की तरह उधर भी तकरीर कर सकता था। मसला सिर्फ ये है कि हम सारे लोग ना सीखें। डॉक्टर साहब, ये इस तरह के केस हम सब लोगों के पास आते हैं, आएंगे। मैंने ये बताया कि 11 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे पाकिस्तान में, इतना बड़ा पेशेंट पूल है जो हमारे हाथों से निकल रहा है। हम उसमें कितना अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं, और सिंपल चीज़ें हैं। बच्चे कम्प्लेक्स नहीं है, एग्जैक्टनेस जल्दी मिल जाती है बच्चों में। बच्चे कोई बहुत कंपनसेट नहीं करते अपने आप को। डॉक्टर साहब क्या करते हैं हम? चले मैं बताता हूँ, आगे चलते हैं। इम्पैटिगो हमने बताया, जो भी हमने स्किन इम्पैटिगो, लिप्स पे, लिप्स अराउंड फॉरहेड, एंटम क्रूड रेमेडी थी। ये भी केस क्लियर हो गया। डॉक्टर साहब, ये जो केस है ना लास्ट, ये मुझे 10 साल हो गया इस केसेस को देखते हुए। ये केस है सीलिएक डिजीज़ का, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। सीलिएक डिजीज ये होती है गंदम की एलर्जी। नाम सुना है आप लोगों ने ऐसी बीमारी का? अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है। 10 साल पहले ऐसा हुआ था कि एक वालदा थी, मैं नया क्लिनिक कर रहा था, उसकी वालदा एक बच्ची उठा के लेके आई ऐसे। वो उन्होंने बाद में वीडियो में मुझे बताया, उठा के लेके आई तो उन्होंने कहा इसको बड़े गंदम की एलर्जी है जो। मैंने कहा ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैंने क्या कहना था, अल्लाह ने ऐसा किया कि वो ठीक कर दी। मैंने सिखा इसे 3 दिन बाद जाके रोटी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो वो अल्लाह ने ऐसा काम किया डॉक्टर साहब, वो अगले हफ्ते आई, उसने कहा कुछ बेहतर है। अगले हफ्ते ही और बेहतर है। मैंने कहा गंदम खिला दें, गंदम खाने लगी, सारा बेहतर है। अगले हफ्ते उसका बाप आ गया, वो को ट्रांसपोर्टर था, कहता है मैं
बड़े बड़े डॉक्टर से लाहौर से देख के आया हूँ, प्रोफेसरों से ठीक ही नहीं, यार बच्चा कर देगा ठीक। वो मेरे मुंह पे आके डॉक्टर साहब मुझे कह रहा हूँ, कोई कह दे ना मेरी बच्ची ठीक हो सकती है तो 10-20 लाख इधर रखो, मैं रख लूंगा। मैंने कहा आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, मुझे पैसे चाहिए। अल्लाह ने ऐसा किया डॉक्टर साहब, वो 6-8 माह गुजरे, उन्होंने दोबारा उसका टेस्ट करवाया, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल बच्ची का। वो दिन है, सिर्फ एक केस था डॉक्टर साहब, मेरा आज भी क्लिनिक मुझे लगता है कि 70% उस केस पे डिपेंड करता है। उस वालदा ने क्या किया, मेरे इतने सारे विजिटिंग कार्ड उठा के लोगों को लिटरली बांटे जा गए। फिर मैं इतना फेल हुआ, फिर समझ नहीं, लेकिन आज भी सीलियक के बहुत केसेस हैं मेरे। इस केस की बात बताते हैं। सीलियक डिजीज ये होती है गंदम की एलर्जी। जब भी कोई बच्चा बड़ा कोई भी गंदम खाता है तो गंदम के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हम ग्लूटन कहते हैं। तो बॉडी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि बॉडी ग्लूटन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है। वो जो एंटीबॉडीज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देती है, इसकी पैथोलॉजी है। वो कहते हैं कंडे चढ़ गए या फ्लैट हो गई है तो अब्जॉर्प्शन रुक जाती है। अगर हम सिम्टम की बात करते हैं तो वही उन्होंने कहा कि जैसे ही ये कोई रोटी गंदम से बनी कोई चीज़ खाएगी, बच्ची का केस था, इसे डायरिया, मोशन आने शुरू हो जाते हैं, पेट फूल जाता है, गैस होती है, खून की कमी होती है। खून की कमी इस बीमारी में पैथोलॉजी का समझना इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए होती है खून की कमी के जब स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होती है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आयरन डेफिशिएंसी नीमिया हो जाता है। पैथोलॉजी ये आपको फ़ायदा करती है, आपको अंदाज़ा होने लग जाता है ये पेशेंट किस कंडीशन में। अच्छा, और भी थी, फेलियर टू थ्राइव कहते हैं कि बच्चा ग्रो प्रॉपर नहीं कर रहा, मुंह में छाले थे, टॉन्सल्स थे, ये पाइका था, मट्टी शट्टी खाना। डॉक्टर साहब ये पैथोलॉजी थी। हम जो कुछ भी सेशन में कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं, हमने पैथोलॉजी की बात नहीं की। मैं आपको कोई लैब डायग्नोसिस के टेस्ट नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ जो दूसरा हमने बॉक्स कहा था इंडिविजुअलाइजेशन का, इनफरादियत का, हम मुख्तलिफ केसेस से ये देख रहे हैं कि इनफरादियत से हम मेडिसिन तक कैसे पहुँचते हैं, पेशेंट किस तरह मुख्तलिफ इनफरादियत के साथ हमारे पास कैसे आते हैं। इस केस की पैथोलॉजी को देखा, वो बीमारी का नाम पता चल गया, फिर हमने फिजिकल सिम्टम देखी, वो उल्टी, मोशन, ग्रोथ नहीं करे, वो नॉर्मल थे। जब मैंने उसकी मेंटल हिस्ट्री ली तो उसके वालिद ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी बच्ची की ना एक अजीब सी आदत है, जब इसको कुछ कहें ये रोने लग जाती है बहुत जल्दी, जब रोती है डॉक्टर साहब आंसू कोई नहीं आते, कहते वो हमें लगता है ड्रामा कर रही है, मुंह बनाती है, कहते ऐसा लगता है कि ये रोती नहीं है असल में, लेकिन रोती भी है, हमें समझ नहीं आ रही, आंसू नहीं आते बाहर। होम्योपैथ हम क्या करते हैं कि हम अनयूजुअल कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं, जिसे हम पिक्यूलियर कह लें, रेयर कह लें, अनकॉमन कह लें, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। हमने एक तो पकड़ लिया ये वाला। दूसरा शाइनेस है, वर्गिंग टू इन फ्रंट, लोगों के सामने नहीं जाती, कोई घर में मेहमान आ जो उसके सामने नहीं जाती, साफ सुथरी रहती है, रिस्पॉन्सिबल है, रिजर्व्ड है। फिर एक और कैरेक्टर था डॉक्टर साहब, नॉर्मली ये होता है कि हम जितना खाना खाते हैं हमारा वेट बढ़ता है। हमने कहा ये खाना बहुत खाती है, वजन भी नहीं बढ़ता, रुक जाता। बहुत अच्छा खाना खाने के साथ वेट बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा, नीचे आ रहा है, ये उधर ही स्टक है, तो ये कैरेक्टर बन गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। प्यास ज़्यादा है, नींद नॉर्मल है। डॉक्टर साहब ये जो एक पेशेंट है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैंने दी नेट्रम्योर। ये नेट्रम्योर हमने दी तो नेट्रम्योर ने क्या किया, इसके 300 एंटीबॉडीज थे, मोर देन 300। नॉर्मल कितने होने चाहिए, 12 से कम, मोर देन 300। अब 300 गुना लगा लें या 200 गुना, ये बिजनेस वाले ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कितने गुने शुने होते हैं। 300 एंटीबॉडीज ये थे, IgG हम दोनों टेस्ट करते हैं तो 80 वो थे। ये 6 माह 8 माह के बाद पता नहीं टेस्ट करवाए तो ये 300 से 6.75 रह गए गंदम खाने के बाद। ऐसा होना होम्योपैथिक में पॉसिबल है, लेकिन हम सबके साथ नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि हम कोई एग्जैक्टनेस पे तो काम नहीं कर रहे। एक बच्ची ठीक हो गई नेट्रम्योर से, एक लाइको से ठीक हो गया तो हम सारे वही देते हैं। हम होम्योपैथिक में ये कहते हैं कि हर मर्ज की दवा अलग होती है, लेकिन डॉक्टर जब केस देखता है तो वो कहता है यार मेरे को फार्मूला लग जाए। वो उसको अलहदा देखना नहीं पसंद करता, वो रुक के 10 मिनट उस पेशेंट को फोकस करके कि ये पेशेंट
इसकी अगर इनको भी कोई शैटिका का फॉर एग्जांपल मसला है तो ये बाकियों से किस तरह, अच्छा आपको शैटिका में क्या है, आप शैटिका के साथ कोई ना कोई करैक्टर देखें, नमनस है, पेन की एक्सटेंशन है, इस साइड पे सुकून मिलता है नहीं मिलता, मोडालिटीज कंकोमिनेंट। डॉक्टर साहब ये वाला जो काम है ना, ये हम सब का काम है असल में, ये जो रुकना है। हम हो शायद ये गया है कि हम सारे लोग इम्प्रूवमेंट के रास्ते से हट गए। हम सारे लोग चाहते हैं कि हमें जल्दी जल्दी कोई चीज़ मिल जाए, वो हींग लगे ना फटकड़ी, तो वो आसानी से अब दौर बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहा है। आगे मैं आपको कुछ चीज़ें आप सब लोगों के लिए जो कॉमन केसेस के लिए, अगर आप इसकी तस्वीर लेना लिखना तो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे आते हैं मैडम, आप बच्चों पे डील करती हैं, बच्चे आगे कहते हैं, माएँ आगे कहती हैं, हम जो भी पैथोलॉजी होगी, अगर ये करैक्टर हर टाइम मुंह में अंगूठा है, हर चीज़ हुई, तो डॉक्टर साहब ये कुछ सेट ऑफ रेमेडीज है, जिस तरह कलकेरिया काफ, कैमोमिला, एपिकाक्स, लीशिया, मेडवाइनम, इनमें आप केस देखिए जल्दी आप क्लोज चले जाएंगे केस के। अब इनके आगे भी जो अगर कैमोमिला है, कलकेरिया काफ है, फर्क आपने डॉक्टर ने खुद ही करना है कि अच्छा कैमोमिला क्या देना, कैमोमिला के कोई एक दो करैक्टर तो मजीद देखें ना, क्रॉस चेक तो करें अपनी प्रिस्क्रिप्शन को। डॉक्टर साहब मैं अगर आपको एक बात बताऊं, अपनी प्रिस्क्रिप्शन को डॉक्टर को, अपने अटेंडेंट को देने से या मेडिसिन देने से पहले एक दफा रुक के खुद ही सोचें कि क्या मैं सही हूं, क्रॉस चेक करें। अच्छा ये थोड़ा सा रुक के आदत बना लेंगे ना क्रॉस चेक की। क्रॉस चेक क्या है कि यार मुझे लग रहा है ये कलकेरिया है, तो क्या ये कलकेरिया है? जितने कैरेक्टर्स पे आपने उसको कलकेरिया दी, क्या उसके अलावा भी कोई कैरेक्टर्स कलकेरिया में डिनोट करते हैं? उसकी जिसामत हो सकती है, उसका थर्मल रिलेशनशिप हो सकता है, उसका कोई सांस का फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ गए, या चिलीनेस, पाँव ठंडे रहते हैं, या वो पायका है बच्चा, और कुछ नहीं मिलता आपको कलकेरिया देनी, बाकी कुछ नहीं समझ आ रही। यही अच्छा अंडा खाता है, अंडा पसंद है, वो क्या अंडा तो ज़िंदगी में कभी नहीं खाया, पसंद ही कोई नहीं, फिर अब रुक के ज़रूर सोचें कि हो सकता है कलकेरिया ना हो, कुछ और हो। सिर्फ डॉक्टर साहब ये डॉक्टर का ये वाला 2 मिनट का अपना रुकना, ये आने वाले टाइम में बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। हम वो 2 मिनट नहीं रुकते, लेकिन हम सारी जिंदगी रोक के खुद ही बैठे हुए हैं। कितने डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछूं कि हम पिछले साल हमारे डॉक्टर की पर डे क्लाइंटेज कितनी थी और इस साल कितनी, हमारी एनुअल ग्रोथ कितनी है हमारे लोगों की, कितने फुटप्रिंट बढ़ते हैं हर महीने में। आप देखें कितने नए पेशेंट हमारे पास एंटर होते हैं। डॉक्टर साहब सारी दुनिया डाटे पे, एनालिटिक्स पे चलती है, हम लोग ना शायद बस एक जहाँ पे चले, जो जिसने जितना सीख लिया वो वहीं पे हम रुक के बैठे हैं, और यही सारी हमारी नाकामी की वजह है। यही वजह है कि हम बहुत एक्सेल नहीं कर सके एलोपैथी में। ये जो छोटे छोटे मेंटल ब्लॉक्स, इसका सेशन का मकसद मेंटल ब्लॉक्स थोड़े से देख खत्म करें। अच्छा इसके बाद ये भी बहुत आपने देखा होगा, माया कहती डॉक्टर साहब मेरी बच्ची दूसरों के बाल पकड़ पकड़ के ऐसे खेलती है, तो देखिए ना कि आपको बाकी उसकी उसको फीवर होगा, व्हाटएवर कोई मसला है, पैथोलॉजी के साथ देखें ना, अगर बिहेवियरल में ये वाले प्रॉब्लम है तो उसको साथ रिकनेक्ट करें। ये बड़े कॉमन है, इसलिए मैंने आपको बताया, ये मैं डेली रूटीन में यूज़ करता हूँ। बेलाडोना से साइनाक्यूपरम, आप इसको देखें, ट्यूबरकुलाइनम के पेशेंट भी ऐसे बहुत करते हैं। अच्छा ये भी एक बड़ी अच्छी तरीका है कि बच्चे का दिल करता है कि सारी रात चूसनी मेरे मुंह में हो, तो फिर भाई साहब सुकून से सोएंगे। ये देखो कितनी मजे की चीज़ है, रेपर्टरी हमें कितना फ़ायदा करती है। उन्होंने क्या माइंड पैसिफाइड डिज़ायर फॉर हॉल्स एंड वेल्स। अगर चूसनी आपने आधी रात को भी निकाली तो भाई साहब ने इतना रोला डालेंगे आपको लग पता जाएगा। मेडोराइनम, वो रेमेडीज है, मेडोराइनम, कैमोमिला। ये बता ये रहा हूँ, पैथोलॉजी के अलावा हमारे पास मुख्तलिफ पेशेंट बिहेवियरल प्रॉब्लम के साथ आएंगे, हम उसको कैसे कैसे देखेंगे, क्या क्या चीज़ें कहाँ है फोकस करना हमने। जो भी अनयूजुअल हमें चीज़ें बताएंगी, माँ बताए, उसका बाप बताए, हम सब कुछ बच्चों के केसेस में डॉक्टर अपनी इनसाइट पे डिपेंड नहीं करता।
वो माँ को, बच्चे के वालिद को, अटेंडेंट को बोलने की इजाज़त देता है ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल सके। अच्छा, जेस्चर बड़े इंपॉर्टेंट है। ये आजकल ADHD के बच्चे, ऑटिज़म के बच्चे, इवन सिर्फ कोई कन्वलियंस के बच्चे, वो माँ देखते हाथों से खेलता रहता है बच्चा। आपको एक और करैक्टर मिल जाता है केस को क्रैक करने का, एक विंडो मिल जाती है। आप ये 4 रेमेडी 5 है बेलाडोना कलकीरिया कार में, हो सकता है आपका केस यहाँ से आसानी से निकल जाए। ये तो मैंने आपको हलवा बना के दिया है ना, आप खुद ही इसको भी ले जाएं, आपको शायद फ़ायदा हो। बाकी तरीका वही है कि हम हर एक केस को लें और इंडिविजुअली उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद हम उसके साथ चलें। क्लेंच्ड, जिस तरह हम कन्वलियंस बहुत सारे होते हैं तो वो अंगूठा ऐसे पकड़ लेते हैं। जेस्चर्स हम कहाँ देख सकते हैं बच्चों का? बच्चे को झटके लग रहे हैं और हम उल्टी सीधी बातें पूछ रहे हैं इसको, अच्छा हाथ कैसे होते हैं, पसीना कैसा आता है। तो दूसरे डॉक्टर शायद इसीलिए मॉडर्न मेडिसिन को, एलोपैथी को हमारी समझ नहीं आती। वो कहते हैं यार ये पता नहीं किधर कौन से सवालों में पड़ जाते हैं। मैं इधर रोक के आपको एक और चीज़ बता दूं, जब मैंने शुरू प्रैक्टिस की तो ये लोग मुझे भी कहते दवाई ऐसी कोई और लेने आए, सवाल आप कोई और ही कहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता कि हमारे पास पेशेंट अक्सर चिढ़ जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर पता नहीं कौन सा सवाल पूछने लग गए। ऐसा होता है ना। मैं आपको इसका एक सिंपल बात बताऊं कि डॉक्टर साहब आप इधर हैं, हमारा बच्चों वाला काम है, समझे ये भी छोटा सा बच्चा था, बड़ा हो गया। देखिए 3 चीजें हैं, 3 तरीके के आप क्वेश्चन करेंगे ना, पेशेंट माइंड नहीं करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, पेशेंट आपके पास जो मसला लेके आया है ना, उसने आगे का वो कोई ना कोई मसला आगे बताएगा। गला खराब है, सर में दर्द है, खुश्की है, आंखों में है, गले में है, पेट में दर्द है, टांगों में है, आधी रात को टांगे उठाता है, मारता है। पहले नंबर पे ना पेशेंट की बातों को एंटरटेन करें। सबसे पहले पेशेंट को बोलने दें, एग्जॉस्ट होने दें, यानी पैथोलॉजी को जस्टिफाई कर लें, पेशेंट को पूरी बात कर लें, नंबर 1। दूसरे नंबर पे आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे, आपने पूछना इंडिविजुअलाइज्ड कैरेक्टर पूछने इसी पैथोलॉजी के इर्द गिर्द। मतलब ये आया गले की कंप्लेंट के साथ हमारे पास पेशेंट आया, थोड़ी बरीक बात है, मेरे साथ रहिएगा। ये टॉन्सिलाइटिस के साथ मेरे पास आए, इन्होंने आगे डॉक्टर साहब गला बहुत ख़राब है। मैंने कहा ठीक। अब मैं गले से रिलेटेड सवाल पूछूंगा, ये माइंड नहीं करेंगे। मैं डायरेक्ट इनसे पूछूं सर आपको पसीना कितना आता है, ये घूर के देखेगा मुझे, ये कहेगा यार किस बंदे के पास आ गया हूँ। अच्छा आपने पहले गले में आप पूछे आपने क्या खाया था, वो सोचेगा, वो बताना चाहता है। आप पूछे किसी चीज़ से सुकून मिलता है नहीं मिलता, आप काजेशन देख रहे हैं, कोई क्या खाया था, क्या पिया था, कोई बोतल पी ली, कोई हलवा खा लिया, कोई सिगरेट पी ली, वट एवर, कोई कुछ भी हो सकता है। काजेशन के अलावा आपने क्या देखा कि आपने मोडेलिटीज़ देखने लगे, किस चीज़ से मर्ज बढ़ता है कम होता है, कोई कॉन्कोमिटेंट देखने लग गया। आप ये भी देखने लगे अच्छा गले में दर्द है, हाँ जी है, इधर ही रहती है कहीं आगे डॉक्टर कान में भी जाती है, इसमें ये इंटरेस्टेड है, ये बताना चाहता है पेशेंट हमें। अच्छा जब आप इस सारी चीज़ों को इसके एग्जॉस्ट कर लेंगे, डॉक्टर साहब ले को छोड़ के इसका पेट का मसला है, पेट को भी इसी तरह पेट में दर्द होती है, अच्छा दबाने से सुकून मिलता है, अच्छा उल्टी आती। आपको एक टिप बताऊं, पेशेंट जिस जगह की हमारे पास कंप्लेन लेके आए ना, उसकी फंक्शनिंग के बारे में पूछ लिया करें। पेट का है तो पेट के फंक्शन है, उल्टी तो नहीं आ रही, मोशन तो नहीं आ रहे, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा पेट के अलावा हमने पहला क्या किया, हमने इसको जस्टिफाई किया, पेट को हमने टांग की दर्द थी, जहाँ पे भी था, पहले नंबर पे पेशेंट माइंड नहीं करेगा, उस पैथोलॉजी से रिलेटेड सारे सवाल करने। जब दूसरे नंबर पे आप सवाल करेंगे कि ये आप इंडिविजुअलाइजिंग फीचर है, जो कुछ आपको करेक्टर मिले आपने कुछ और मजीद थोड़ा सा ना बड़ा करके देखा कि अच्छा ये किस किस चीज़ों में फॉल करता है। तीसरे नंबर पे आपने देखा अच्छा जब से मसला हुआ ये थोड़ा चिड़चिड़ा तो नहीं हुआ, अब वो खुशी से बता देगा। प्रॉब्लम पेशेंट तब करता है, पेशेंट कुछ बताना चाह रहा था और तो हमने रोक दिया, और पता मैंने अच्छा मैंने कितने पेशेंट देखे हैं, कहते वो उस डॉक्टर के पास गया, उसने 1 मिनट में, हमने कहा उसने कहा जो मैं बताना चाहता था अभी, तो 5 मिनट लगाए, जो मैं कहना चाहता था वो तो मैंने कहा ही नहीं। तो 3 बातें हैं, जो पहले पैथोलॉजी को जस्टिफाई कर लें, फिर इंडिविजुअलाइजिंग को, फिर
तीन ही सवाल हो सकते हैं, या पैथोलॉजी पूछना चाहते हैं पेशेंट से, या उसकी इनफरादियत देखना चाहते हैं, या तीसरा सवाल है आप रेमेडी कंफर्म करना चाहते हैं।